अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय समतल, जो कि अंतरिक्ष में सरल रेखाओं या 3D चैप्टर के अंतर्गत आता है। यह अंतरिक्ष की सरल रेखाओं से भिन्न है, इसलिए इसको एक नए अध्याय के रूप में रखा गया है। समतल अर्थात प्लेन, जिसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं कि यदि हम इस कॉपी पर जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे इस कागज़ का जो तल है वो समतल है। हमारे घर की दीवारें, स्कूल का ब्लैक बोर्ड, संदूक की जो फर्श है या छत है या साइड की जो दीवारें हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? समतल के ही उदाहरण हैं। यहाँ फिगर में आपको समतल को कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि ये समांतर चतुर्भुज की आकृति में आपको दिखाया गया है और साथ ही ये एक वृत्ताकार आकृति दिखाई गई है। एक अक्षीय रेखा जो कि इन समतलों पर लंब है। इन समतलों पर लंब का तात्पर्य हमारा ये कहने का है कि मान लेते हैं जैसे ये एक जो आपको समांतर चतुर्भुज आकार जैसा यहाँ दिख रहा है, तो इस समतल पर एक रेखा हमने ये इस प्रकार खींची हुई है, ये रेखा। अब ये रेखा चूंकि समतल पर खींची गई है, तो जो ये नीचे से ऊपर की ओर सदिश जा रहा है, यह इस रेखा पर एक लंब क्रिएट कर रहा है, समकोण बना रहा है। इसलिए किसी भी समतल को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके अभिलंब को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो यहाँ पर यह इसका अभिलंब है, क्योंकि कोई भी समतल हमेशा किसी अभिलंब पर टिका होता है। जैसे अगर हम अपने घर का तखत लें तो हमारा तखत 4 पायों पर टिका हुआ है। अगर इसको हम तखत का आकार देना चाहें तो ये तखत हमारा क्या होता है? ये 4 पायों पर इस प्रकार टिका होता है और ये क्या होते हैं? इस समतल के लंबवत होते हैं। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, जैसे यदि हम किसी रेखा का जब निर्माण करते हैं तो हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है और जब उन्हें हम सीधी तरीके से मिलाते हैं तो एक रेखा खंड का निर्माण हो जाता है। तो किसी रेखा खंड का निर्माण करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें कोई समतल बनाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 3 बिंदुओं से अगर कम है तो अब देखिए इन 3 बिंदुओं से क्या हो रहा है? इन 2 रेखाओं का निर्माण हो रहा है। अगर इन 2 रेखाओं को हम सदिशों के रूप में प्रकट कर लें तो अर्थात समतल बनाने के लिए हमें किन्हीं 2 सदिशों की आवश्यकता होती है और दोनों सदिश एक ही बिंदु पर जुड़े होने चाहिए या कार्यरत होने चाहिए। तो ऐसी दशा में होता क्या है? इस AB के समांतर यदि हम रेखा इस प्रकार खींचते हैं और AC के समांतर इस प्रकार रेखा खींचते हैं तो जो बलों का सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम आपको पढ़ाया गया है, तो ये दोनों सदिश इस प्रकार एक समतल का निर्माण करते हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है। यह सदिश गुणन इसके क्षेत्रफल को प्रकट करता है। तो यहाँ इन 2 सदिशों को पीछे आप सीख चुके हैं कि जब इनका वेक्टर A और वेक्टर B नाम देते हैं तब वेक्टर A क्रॉस B जो होता है उसके बारे में आप जान चुके हैं कि ये AB साइन थीटा इंटू n कैप होता है। और n कैप क्या है? ये लंबवत सदिश अर्थात इस समतल की दिशा को बताता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर B क्रॉस A कर देते हैं, अगर हम B क्रॉस A कर देते हैं तो भी सूत्र वही रहता है, AB साइन थीटा n कैप। बस केवल क्या होता है? उसकी दिशा जो है विपरीत हो जाती है, अर्थात नीचे की ओर हो जाती है। अर्थात इस समतल का जो निचला पृष्ठ है, इस कागज का जो निचला भाग है, उसको प्रकट करने लगता है। तो इससे हमें क्या साबित हुआ कि किसी भी समतल को समझने के लिए, चूंकि समतल में 2 सतहें होती हैं,
तो ऊपरी सतह के लिए हमें ए क्रॉस बी की आवश्यकता है और निचली सतह के लिए हमें बी क्रॉस ए की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक इसमें जो है हमें समतल के लंबवत दिशा में एक सदिश की आवश्यकता होती है किसी भी समतल को समझने के लिए। तो इसीलिए यहाँ समतल में क्या किया गया है कि जैसे यहाँ पर आपको ये दो समतल दिखाए गए हैं, एक वृत्ताकार समतल और एक ये चतुर्भुज के आकार का समतल। तो ये समतल में एक अक्ष लगाया गया है जो कि क्या है, लंब है। जैसे यहाँ भी हम अगर इसको एक सदिश के रूप में यहाँ पे दे दें कि जैसे ये समतल पर हमने ये वृत्ताकार समतल पर एक लाइन खींची है, ये चतुर्भुजाकार समतल पर एक लाइन खींची है जो कि इस समतल के या वृत्ताकार समतल के समीकरण को प्रकट करेगा और ये चतुर्भुजाकार समतल के समीकरण को प्रकट करेगा। तो यह समीकरण क्या है, यह जो लंब सदिश है इस पर लंब है। अब चूंकि अगर हम एकांक त्रिज्या वाला कोई वृत्त लेते हैं, मान लीजिए ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या हम 1 ले लेते हैं, तो एकांक त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 1 स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाता है, पाई। तो एकांक त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई होता है तो इसलिए किसी भी समतल को हम पाई के रूप में ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समतल को पाई से प्रकट कर दिया जाता है और यह पाई जब हम क्षेत्रफल को वृत्ताकार आकार में प्रकट कर सकते हैं तो इसे हम चतुर्भुजा आकार में भी प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी समतल को बनाने के लिए कम से कम हमें 3 अज्ञात राशियों की आवश्यकता होती है। 3 अज्ञात राशियां, जैसे यहाँ समतल का व्यापक समीकरण दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो अब सोचने में हमें लग रहा है कि ये तो यहाँ पर a b c d 4 राशियां हैं, x y z तो ये तो अक्षों के अनुगत बात हो गई। तो अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर d का हम इसमें भाग लगा दें तो ये हमारे पास बन जाता है a बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड प्लस 1 बराबर 0। अब इन a बाई डी को, b बाई डी को, c बाई डी को अगर हम नए नाम से प्रकट कर दें, इनको हम कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड प्लस 1 बराबर 0 के रूप में रखें, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी समतल को व्यक्त करने के लिए हमें केवल a, b, c 3 अज्ञात राशियों की आवश्यकता होती है। उन्हीं 3 अज्ञात राशियों से उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि कम से कम 3 अज्ञात राशियां होनी चाहिए, तो जिससे हम समतल को बना सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। इसी प्रकार किसी तल को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। और जब हमने चतुर्भुज बनाया था तो यहाँ पर एक चौथा बिंदु भी आ गया था, इसका नाम हम अगर डी रख दें तो ये हमारा यहाँ पर समतल बन गया था। तो यहाँ पर दिए गए इन दोनों समतलों में जो ये लंब रूप में एक सदिश दिखाया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है, इस सदिश को हम वेक्टर एन कहते हैं। अभी इसे भी विस्तार से विद्यार्थी समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है समतल का व्यापक समीकरण, जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के रूप में होता है। जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था कि रेखा का जो मानक रूप होता है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर किसी समतल का जो व्यापक समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के रूप में होता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 2 पर, जहाँ पर है एक दिए गए बिंदु जिसका पोजीशन वेक्टर ए है तथा 2 दिए गए असमांतर सदिशों जो कि वेक्टर बी तथा सी हैं के समांतर समतल का सदिश समीकरण। हालांकि यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी। तो ये एक सदिश के रूप में सामान्य समीकरण है, जैसा कि आपने किसी रेखा का सदिश समीकरण देखा था, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। लेमडा की जगह यहाँ टी लग दिया गया है और एस लिख दिया गया, 2 यहाँ अदिश गुणांक ले लिए गए हैं। तो
यहाँ पर इसको जरा फिगर से अब विद्यार्थी समझेंगे क्या होता है। कहा गया एक बिंदु जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास ये है और ये है यहाँ मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु से ये जो पहला बिंदु है जिसका नाम हम ए रख देते हैं और इसकी पोजीशन क्या है, वेक्टर ए, अर्थात ओ ए बराबर यहाँ पर वेक्टर ए है। अच्छा, अब कह रहा है इस बिंदु से इस बिंदु तथा दो दिए गए असमांतर सदिशों। तो असमांतर सदिशों के बारे में देखिए, हम एक असमांतर सदिश हमने ये बना दिया वेक्टर बी और दूसरा असमांतर सदिश हमने ये बना दिया वेक्टर सी। अब ये देखो दोनों सदिश क्या हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं है, असमांतर हैं। तो बी और सी के बारे में कहा गया है असमांतर सदिशों। बी और सी जो है ये समांतर नहीं होने चाहिए, के समांतर। अब इनके समांतर अर्थात वेक्टर बी के समांतर और वेक्टर सी के समांतर एक समतल बनाना है और उस समतल का सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक समतल बनाने की भी कोशिश करते हैं। ये हम एक समतल बना रहे हैं और ये हमने एक समतल बनाया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जो वेक्टर सी हमने दर्शाया है थोड़ा सा इसकी दिशा चेंज कर देते हैं, इसको गलत मानते हुए ये वेक्टर सी यहाँ पे बना देते हैं। ये वेक्टर सी है, तो ये वेक्टर सी के समांतर ये सदिश हो गया और वेक्टर बी के समांतर ये सदिश हो गया। तो अभी हमने क्या बात की थी कि ये जो वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर सी के समांतर है, तो अब वेक्टर बी के समांतर अगर ये सदिश है तो इस सदिश का नाम हम क्या कह देंगे, टी वेक्टर बी। टी एक गुणांक इसमें लगा दिया। सी के साथ क्या है, इसको कह दिया गया एस वेक्टर सी। और यह क्या हो रहा है, बिंदु ए से होकर जा रहा है, इस पर जो समतल बन रहा है, तो इस समतल को अगर हम इस प्रकार छायांकित कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का जब हम क्रॉस गुणन करते हैं, अगर ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर सी है, क्रॉस गुणन करते हैं तो हमें एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर इसी समांतर चतुर्भुज या समतल पर कोई बिंदु ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और इस पर ही हमने एक बिंदु पी ले लिया जिसका ओ के सापेक्ष सदिश क्या बन जाएगा, ये सदिश बन जाएगा परिणामी वेक्टर आर। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ओ ए जो वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर है, कॉमा ओ पी जो वेक्टर है वो वेक्टर आर है जो कि समतल का स्वरूप प्रकट करेगा। और ये जो ए पी है यह समतल पर स्थित एक रेखा है। इसी समांतर चतुर्भुज के जो समतल रूप है इस पर स्थित एक रेखा क्या है, ए पी है, अर्थात बिंदु ए भी समतल पर है और बिंदु पी भी समतल पर है। तो समतल का क्षेत्रफल हम प्रकट करते हैं बी क्रॉस सी से। तो अगर इस ए बिंदु की जो पोजीशन है जिसको हम वेक्टर ए कहते हैं, वेक्टर ए से अगर इसका डॉट गुणन कराया जाए तो जो हमें परिणाम प्राप्त होगा, अब पी बिंदु की पोजीशन वेक्टर आर है, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट कराया जाए बी क्रॉस सी से इस समतल से, तो ये दोनों मान हमें क्या प्राप्त होंगे, बराबर प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों ही बिंदु उनकी स्थिति क्या है, इसी समतल पर है। इसीलिए देखिए ये सदिश रूप में एक सूत्र हमारे पास बन जाता है आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसे हम अदिश त्रिगुणन के रूप में भी लिख सकते हैं कि आर बी सी का अदिश त्रिगुणन बराबर ए बी सी का अदिश त्रिगुणन। और ये अदिश त्रिगुणन आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, अच्छी बात है। और इस वेक्टर आर को, जो ये परिणामी वेक्टर आर है, इसको वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर त्रिभुज नियम आप लगाएंगे
तो ये जो AP सदिश है, तो ये AP सदिश कहाँ है? T वेक्टर B प्लस S वेक्टर C के रूप में। भाई इन दोनों सदिशों के योगफल के रूप में है। तो अतः ये जो AP वेक्टर है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इतना कह सकते हैं। और ये जो वेक्टर R है वो OA प्लस AP के योग के बराबर है। इसको मैं ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चूंकि वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP, तो वेक्टर OA हमारे पास A है और AP हमारे पास क्या है? T वेक्टर B प्लस S वेक्टर C। OP क्या है? R। तो इस प्रकार हमें यह एक सदिश समीकरण मिल जाता है जो कि समतल का है और कैसा है? बिंदु A से जाने वाले और सदिशों B तथा C के समांतर है। ऐसे समतल का समीकरण हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार कभी आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा और कहीं पर इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, या हम इस रूप में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो आगे प्रश्नों में जैसा जहाँ होगा वहाँ प्रयोग आपको सिखाया जाएगा। अब देखते हैं 3 असररेख बिंदुओं वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो 3 असररेख बिंदुओं में पहला बिंदु इसका पोजीशन वेक्टर A है और दूसरा बिंदु इसका पोजीशन वेक्टर B है और ये हमने तीसरा बिंदु जिसका पोजीशन वेक्टर C हमने ले रखा है। अब अगर इन दोनों पोजीशन वेक्टरों को मिलाते हैं, इन बिंदुओं का नामकरण भी कर देते हैं। वेक्टर A की पोजीशन वाला A बिंदु है, B की पोजीशन वाला B बिंदु है और C की पोजीशन वाला C बिंदु है। AB को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे भी वेक्टर AB निकालेंगे तो जो कि निकल आएगा पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, अर्थात वेक्टर B माइनस A निकल के आएगा। इसी प्रकार अगर आप इस सदिश को मिलाते हैं तो ये C माइनस A निकल के आएगा। तो अब इन तीनों से हमें जो समतल मिलता है वो इस प्रकार समांतर रेखाएं खींचने पर एक समतल हमें मिल जाएगा। जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों सदिशों का तो हमें समतल की दिशा जो कि इस समतल पर लंब होगी, जिसे हम एन कैप भी कहते हैं, के रूप में हमको मिल जाती है। जैसे हमने इस समतल को थोड़ा सा इस प्रकार से छायांकित कर दिया, ये हमारी साइड। अभी कागज को जब हम पलट के देखेंगे तो हमें उस तरफ ये सादा दिखाई पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इस समतल पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। तो अब ये हमने A को P से मिलाया और एक बिंदु हमने यहाँ से ले लिया पोजीशन इसकी मूल बिंदु O, तो O से A की पोजीशन OA, O से B की पोजीशन OB, O से C की पोजीशन OC, O से P की पोजीशन OP। और P क्या है? समतल पर है, तो जो O से P की पोजीशन है यही वेक्टर R होगा, परिणामी वेक्टर R, और यही हमको ज्ञात करना होगा। एक काम और यहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान देना होगा कि जो ये वेक्टर AC है इसके समांतर हम एक ये सदिश खींच लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं QP। ये जो QP है वो इसके समांतर हो गया। और ये जो AQ है ये AB के समांतर हो गया। तो लिखेंगे, इसका सत्यापन विद्यार्थी सीख ले चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी इसको हम सिद्ध करते हैं आकृति में। पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर A है, B का पोजीशन B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। तो वेक्टर AB बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर B माइनस A, कॉमा वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर C माइनस वेक्टर A। अभी देखो हमने क्या किया है, AC के समांतर लिया है QP, चूंकि है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, जो ये QP वेक्टर है, ये QP वेक्टर तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये C
जो वेक्टर दिया गया c माइनस ए, इस c माइनस ए में हमें एक गुणांक लगाना पड़ेगा, तो हमने s गुणांक इसमें लगा दिया। इसी प्रकार जो वेक्टर AQ है वो क्या है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इस AB के समांतर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका t गुणांक लगा देते हैं, इसको t वेक्टर AB कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए वेक्टर AQ जो निकल आएगा वो क्या निकल आएगा, t ऑफ वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अब जो वेक्टर OP है जिसको आप परिणामी कहते हैं, ये वेक्टर OP, चूंकि वेक्टर जो OP है वो त्रिभुज योग के नियम से क्या होगा, OA प्लस AP, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP। अब देखिए OA की वैल्यू क्या है, ये वेक्टर A है, और अभी हमने AP वेक्टर नहीं निकाला, ये वेक्टर अभी नहीं निकाला, तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वेक्टर AP क्या हो जाएगा, AQ प्लस QP, AQ प्लस QP सदिश योग नियम से। तो AQ क्या है तुम्हारे पास, T ऑफ B माइनस A प्लस S ऑफ वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो प्लस T ऑफ वेक्टर B माइनस वेक्टर A प्लस S ऑफ वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ये आ गया वेक्टर R बराबर। यही आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया, और यही अभी हमने सूत्र में भी देखा और पढ़ा था। तो इस प्रकार क्या हो गया कि 3 अगर बिंदु दिए गए हैं और असररेख हैं, तो उनसे जो समतल बनेगा उस समतल का सदिश समीकरण ये होगा। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। दूसरी स्थिति में जो ये क्रॉस गुणन दिखाया गया है, तो वो क्या है, क्योंकि हमने अभी देखा क्या कि इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वेक्टर AB क्रॉस AC। तो AB क्या है, वेक्टर B माइनस A, और क्रॉस AC क्या है, वेक्टर C माइनस A। तो अब बिंदु P की पोजीशन क्या है, वेक्टर R। अगर वेक्टर R से इसका हम बिंदु गुणन करते हैं, इसको यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कार्य एक साथ है। तो और बिंदु A क्या है, यह भी इसी समतल पर स्थित है, तो A की पोजीशन क्या हो जाएगी, A से इसका जब हम क्रॉस गुणन कराएंगे तो भी हमको वही वैल्यू प्रदान होगी, अर्थात वेक्टर A डॉट B माइनस A क्रॉस C माइनस A। अब इसका जो सरलीकरण आपने पीछे सीखा है, जब इसको आप सरल करते हैं तो ये सदिश त्रिगुणन के रूप में, अदिश त्रिगुणन के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि 3 असररेख बिंदु जिनके स्थित सदिश दिए गए हों से जाने वाले समतल का समीकरण वेक्टर R डॉट वेक्टर B माइनस A क्रॉस वेक्टर C माइनस A बराबर ABC का अदिश त्रिगुणन, या फिर जब इसका विस्तार करते हैं तो ये बन जाता है वेक्टर R डॉट B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B बराबर ये ABC का त्रिगुणन। तो ये सूत्र बन जाता है। तो ये दोनों एक ही सूत्र के 2 स्वरूप हैं, और ये अलग स्वरूप का एक सूत्र है। तो इस प्रकार 3 असररेख बिंदुओं से जब आप एक समतल का निर्माण करते हैं तो उस समतल का समीकरण ये होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने अभी तक सीखा, नंबर 1 किसी समतल का व्यापक समीकरण, नंबर 2 एक दिए गए बिंदु जिसका स्थित सदिश वेक्टर A
तथा दो दिए गए असमांतर सदिशों वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के समांतर समतल का सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी, या वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, या वेक्टर आर बी सी बराबर वेक्टर ए बी सी अदिश त्रिगुणन के रूप में। इसी प्रकार अगला बिंदु देखा, तीन असंरेख बिंदुओं से जिनके स्थित सदिश ए बी सी हैं से होकर जाने वाले समतल के सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी ऑफ वेक्टर बी माइनस ए प्लस एस ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। जैसा कि आप सरल रेखा में भी देखे थे सदिश रूप में कि रेखा एक बिंदु और किसी सदिश के समांतर जा रही थी और दूसरी स्थिति थी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। तो ठीक इसी प्रकार समतल में भी है। अब आते हैं चौथे प्रमुख शीर्षक पर, जो कि है बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर एन पर लंब समतल का समीकरण, जो कि होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0 या आर डॉट एन बराबर वेक्टर ए डॉट एन। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है और प्रमुख सूत्र है जो कि लंब रूप में है। अब इसके लिए हम एक समतल लेते हैं। ये एक समतल है और यह समतल हम देखते हैं कि किसी सदिश, ये सदिश क्या है, वेक्टर एन। इस वेक्टर एन पर यह जो समतल है वो लंब है। यह समतल बिंदु ए, अगर इसको ले लेते हैं, से होकर जाता है ये समतल। ये बिंदु ए इस समतल पर है और इस समतल पर कहीं एक बिंदु हम P ले लेते हैं। तो जब हम AP को मिलाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए एक समकोण क्रिएट हो रहा है, ये AP और वेक्टर N में। तो ये जो समतल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ A बराबर वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, P क्या है, समतल पर कोई एक ऐसा बिंदु है स्वेच्छा से लिया गया है और इसी P पर हम समतल का समीकरण निकालते हैं। तो इसे हम वेक्टर R से प्रकट कर लेते हैं। तो इसलिए ये वेक्टर AP आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है वेक्टर AP की। और ये जो वेक्टर N है, ये वेक्टर N और ये वेक्टर AP परस्पर लंब है। चूंकि वेक्टर AP तथा वेक्टर N परस्पर लंब है, तो इसलिए लंब होने का प्रतिबंध लगा दीजिए। वेक्टर AP डॉट वेक्टर N बराबर 0। तो वेक्टर AP क्या है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर N बराबर 0। सरल करेंगे तो वेक्टर R डॉट वेक्टर N माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर N, जब इसको हमने ब्रैकेट खोल दिया, बराबर 0। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, अतः वेक्टर R डॉट वेक्टर N बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर N। तो ये एक हमें नया सूत्र प्राप्त हो गया है। तो यही सूत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, या ये जो बाईं तरफ सूत्र है ये वाला ये सूत्र आपका लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि बिंदु A से जाने वाले बिंदु A की पोजीशन क्या, वेक्टर A। जैसे यहाँ ये मूल बिंदु है तो A से इसकी पोजीशन ये है वेक्टर A, और P की हमने पोजीशन जो ले रखी है, ये पोजीशन हमने ली है वेक्टर R। तो ये AP क्या बन जा रहा है हमारा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। और ये AP वेक्टर और ये N वेक्टर, ये क्या है, परस्पर लंब है। तो इस प्रकार इस सूत्र का निर्माण हो जाता है।
अब देखते हैं इसको ही यदि हम कार्तीय रूप में प्रकट करना चाहें तो हमारा ये सूत्र बनकर आता है a ऑफ x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1। अब ये कैसे बनकर आता है इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जो समतल बनाया था, इस समतल में हमने एक समतल के लंबवत एक सदिश लिया था जिसका नाम वेक्टर m दिया था, और ये बिंदु A था और इस समतल पर कहीं पर एक बिंदु P था। ये वेक्टर AP बनाया गया था। तो बिंदु A के निर्देशांक कहे जाएंगे x1, y1 और z1, क्योंकि कोई भी समतल है उसको हम कहते हैं x1, y1, z1 से जाने वाला समतल। और ये वेक्टर m जो है इसको हम क्या कह देते हैं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, या दूसरे शब्दों में इस m के जो निर्देशांक हो जाते हैं, बल्कि निर्देशांक नहीं, ये a b c क्या हैं, अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। ये इसके दिक् अनुपात हैं अभिलंब के। तो अभिलंब के दिक् अनुपात और इधर x1, y1, z1 और ये वेक्टर r जिसकी पोजीशन p पर होती है, तो p के निर्देशांक मान लिए जाते हैं x, y, z। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या हमने लिया है, वेक्टर a बराबर इतना, वेक्टर n बराबर इतना और वेक्टर r बराबर इतना। तो अगर हम r डॉट n बराबर a डॉट n का यूज़ करें तो देखिए r की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट n की जगह पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर a की जगह ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट n की जगह पर, और ये हमने n की वैल्यू पहले लिख दी है, वेक्टर a की क्या है वैल्यू है x1 आई कैप, तो ये x1 आई कैप, ये y1 और ये z1 और ये a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अब इनको ही इनका गुणा करके सरल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू a ax, y इंटू b by, z इंटू c cz बराबर इधर क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1। जैसा कि हम जानते हैं कि बिंदु गुणन में गुणांकों का गुणा होता है, पक्षांतर कर लेंगे तो ax माइनस ax1 प्लस by माइनस by1 प्लस cz माइनस cz1 बराबर 0। तो यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि ऐसी रेखा का कार्तीय रूप ये होगा, और यही हमने अभी यहाँ पे सूत्र में लिखा हुआ पाया था। तो इस प्रकार क्या हो गया है कि बिंदु A जिसका पोजीशन वेक्टर A से जाने वाला तथा वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण ये हमारा कार्तीय रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में विद्यार्थियों को केवल सूत्र सिखाए गए हैं। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो दोबारा इसको देखें और समझें। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो कक्षा में अपने अध्यापक से चर्चा करें।